Hello students, today my topic is few steps to complete your thesis introduction, and I'm definitely sure by following these steps you can complete your thesis introduction, you can grab the reviewer attention, which is very important for PhD thesis acceptance and approval. Introduction is general statement that outline the importance of topic with background information. The first step of your thesis introduction is to revise thoroughly the topic and all the points of plan of work which you mention in your approved synopsis. I am again mention you the approved synopsis, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि डिफरेंट जो ड्राफ्ट्स होते हैं जिस पे उन्होंने काम किया होता है प्रीवियसली, जो करेक्शन में वर्जन में होते हैं, वो अपनी उसको फाइल अप कर देते हैं और जब वो काम करने जाते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सा ड्राफ्ट फाइनल है. तो प्लीज़ आई एम अगेन आप लोगों को कह रही हूँ कि आप वो साइनॉप्सिस उठाएं जिसके ऊपर आपके सुपरवाइज़र के, जिसके ऊपर आपके बोर्ड ऑफ एडवांस रिसर्च स्टडीज़ के फाइनल स्टैम्प हों, जो आपका प्लान ऑफ वर्क बिल्कुल फाइनल हो जाए. वो वाला ड्राफ्ट आप अपने पास पिन अप करके रख दीजिए. काइंडली डिफरेंट प्रिंट आउट, डिफरेंट कॉपीज़ ड्राफ्ट्स की अपनी फ़ाइल में नहीं लगाइए. अपनी फ़ाइल में वही चीज़ लगाइए जो अप्रूव्ड हो चुके हों, जिसके प्लान ऑफ वर्क फाइनल अप्रूव्ड होके हों. क्योंकि जब भी स्टूडेंट अपना काम करता है अपनी साइनॉप्सिस पे, तो जब वो ख़ुद काम कर लेता है और जब वो सुपरवाइज़र को चेक कराता है उसके अंदर मल्टीपल करेक्शंस होती हैं. तो आप ये ना कीजिए कि वही ड्राफ्ट्स आप अपने पास रखते जाएं और आप कंफ्यूज्ड हो जाएं और उस ड्राफ्ट को उठा लें कन्फ्यूजन के अंदर जो करेक्ट वर्जन ना हो और उसके ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन लिखने लग जाएं. क्योंकि थीसिस एक बहुत बड़ा आगे काम है. आप जब इंट्रोडक्शन बना के रख देते हैं उसके बाद जब आप डिफरेंट स्टेप्स और थीसिस के कंप्लीट करने लगते हैं तो आपको पिछला सारा इतना याद नहीं रहता. तो ये ना हो कि आपने इंट्रोडक्शन, आपने जो करेक्टेड वर्जन ना हो उसकी साइनॉप्सिस उठा के इंट्रोडक्शन बना लिया हो, फिर फर्दर स्टेप आपने अप्रूव्ड साइनॉप्सिस से कंप्लीट किए हों. तो ऐसा नहीं कीजिएगा. जब आप अपना इंट्रोडक्शन बनाने जाएं या आप अपनी थीसिस का कोई भी काम करने जाएं, सो अप्रूव्ड साइनॉप्सिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Outline the importance of topic with background information, and the background information is based on with references of existing studies or research nationally and internationally. रेफरेंसेस के लिए मैं स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहूँगी, काइंडली आप जो भी रेफरेंस अपने इंट्रोडक्शन में डालिए उसका पूरा ऑथर्स नेम, जर्नल नेम, पेज और नंबर, जो पूरा रेफरेंस लिखने का तरीका है उसको लाजमी एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन पेपर या एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन डॉक्यूमेंट उसको लाजमी मेंशन कीजिए. आप ये मत सोचें कि मैंने इंट्रोडक्शन डाल दिया है. फॉर एग्जांपल मैंने एक इंट्रोडक्शन डाला है, इंट्रोडक्शन में एक रेफरेंसेस डाला है जॉन ईटल. अब मैं ये कहूँ कि जॉन ईटल 2017 ने ये काम किया है और मैं उसका पूरा इंट्रोडक्शन बता दूँ और रेफरेंस डाल दूँ, और लेकिन लास्ट में जॉन ईटल 2017 कौन सा काम, कौन सा पेपर ये मेंशन ना करूँ और ये सोचूँ जब मैं फ़ाइनल करने जाऊँगी या जाऊँगा तो मैं इस इंट्रोडक्शन में ये जॉन ईटल नेट से सर्च कर लूँगा. उस वक्त जॉन ईटल आपको एक वाहिद रेफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी थीसिस कंपाइल करने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे और रेफरेंस जॉन ईटल के नाम से होंगे जो 2017 से होंगे. तो आप नहीं जज कर पाएंगे कि कौन सा रेफरेंस आपने इंट्रोडक्शन के लिए उठाया था, कौन से इंट्रोडक्शन में आपने मेंशन किया है जॉन ईटल 2017. तो काइंडली जो भी रेफरेंस आप उठाएं और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट के एंड में ज़रूर मेंशन करते जाएं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेफरेंसेस का, क्योंकि जब आप लोग स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन विद रेफरेंसेस कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उसका रेफरेंस को नोट डाउन नहीं करते. रेफरेंस को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में जो भी आपके इंस्टीट्यूट में, जो भी आपके सुपरवाइज़र ने उससे रिलेटेड काम किया है उसको बैकग्राउंड बना के उनके रेफरेंसेस को नेशनली और इंटरनेशनली जो भी काम हो चुका है वो आप अपने अगर आप अपने बैकग्राउंड में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट रिव्यूअर पे पड़ता है कि स्टूडेंट ने अपना काम समझने की कोशिश की है और समझा है, बल्कि कोशिश नहीं समझा है और उसको रेफरेंसेस के साथ हाईलाइट किया है.
In introduction, you have to provide a brief review of literature. थीसिस में दो चैप्टर्स होते हैं, एक चैप्टर इंट्रोडक्शन का होता है, सेकंड चैप्टर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, और वो नेक्स्ट वीडियो मेरी रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में होगी. मैं आपको ये इसमें ये क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपने दोनों को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों चीज़ों को मर्ज नहीं करना. बहुत से स्टूडेंट्स दोनों चीज़ों को मर्ज कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते लिखते रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना शुरू हो जाते हैं. रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो स्टडीज़ हो चुकी होती हैं आप उनको रेफरेंसेस के थ्रू हाईलाइट करते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने अपना जो टॉपिक सेलेक्ट किया होता है उसकी सिग्निफिकेंस को आपने हाईलाइट करना होता है, एक पूरा रोड मैप देना होता है अपने रिसर्च का, जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने की है रिसर्च, उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है, उसकी रेलेवेंस बतानी होती है रिव्यूअर को और अदर स्टूडेंट्स को. आपने अपने टॉपिक से के ज़रिए ही आप अपनी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं रिव्यूअर की, क्योंकि जब आप हाईलाइट करेंगे अपने मेन पॉइंट्स अपनी स्टडीज़ को तो ही रिव्यूअर आपको अच्छी मार्किंग दे सकते. Introduction is about your contribution. So clearly show the contribution that your thesis makes with references, because the review of literature is the contributions of others. So it's a clear picture that the introduction is your contribution. Mind it, students, the reviewer judge your thesis on the basis of your depth of knowledge about your topic and understanding of literature. So it is necessary for you to demonstrate how well you understand your research topic, your studies, your findings. In introduction, you have to highlight your significance of your research. So students, your introduction is your first chapter. So the reviewer judgment is excellent, good, average, passed and failed. So it should be excellent. And how it should be excellent? If you define clearly about your thesis, about your research which you conducted, you highlight the main points in your introduction about the findings and how your research is filling the gap with your novelty. Step 2 is that briefly describe your plan of work in subtitles of introduction. फर्स्ट हेडिंग जो आपकी होती है इंट्रोडक्शन की होती है, आपने उसके अंदर अपनी सारी रिसर्च एक्टिविटी जो आपने की होती है उसकी सिग्निफिकेंस को बताया होता है, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन में सब टाइटल्स भी दिए जाते हैं और सब टाइटल्स आप वो बनाएं जो आपने प्लान ऑफ वर्क में आपने अपनी साइनॉप्सिस को अप्रूव कराया है. फॉर एग्जांपल, माय प्लान ऑफ वर्क इज़ टू कलेक्ट द मेडिसिनल प्लांट. So in subtitles of introduction, I will briefly describe the importance of that medicinal plant which I have collected during my studies. And the second part of my plan of work is to find out the chemical compounds in medicinal plants during my research. If I found new compounds, so I briefly describe in introduction with references. If I have done some activity, so I have to mention the activity of that compounds like antibiotic, nematicidal, bacterial. So I have to give the clear concept of that activity in my introduction with references. Students, 7 to 12 pages is enough for your introduction. मोस्टली स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज रहते हैं हम कितना पेज का इंट्रोडक्शन बनाएं. ये ना हो कि आप पेजेस भरते जाएं, क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और क्वालिटी ना हो. आप अपने जहन में ये रखें कि आपकी रिव्यूअर के आपके इंट्रोडक्शन के चाहे 7-8 पेज हों या 12 पेजेस हों, तो रिव्यूअर की मार्किंग हो इंट्रोडक्शन इज़ रेलेवेंट एंड रिसर्च बेस्ड वेल रिटन. उसकी ये मार्किंग ना हो कि इंट्रोडक्शन इज़ नॉट क्लियर इनफ फॉर द एवरेज रीडर एंड सम सेंटेंस डू नॉट सीम्स ग्रामेटिकली करेक्ट. सो ग्रामर का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके इंट्रोडक्शन में फ़र्स्ट इम्पैक्ट जो पढ़ने जा रहा है रिव्यूअर, क्योंकि जिस रिव्यूअर के पास जाती है आपकी थीसिस ज़रूरी नहीं है कि उसने उस टॉपिक पे ऊपर काम किया हो, और अगर उसके लिए डिफरेंट टॉपिक होता है तो इंट्रोडक्शन लाजमी पड़ता है. और उसको पढ़ने के लिए उसको ये ना हो कि ये तो क्लियर ही नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा, एक रिव्यूअर को ये बात समझ नहीं आ रही, और जब ये थीसिस पब्लिश्ड हो जाएगी तो एक एवरेज स्टूडेंट को या एक एवरेज रीडर को ये कैसे समझ आएगी. तो इस तरह की रिमार्किंग ना हो, रिव्यूअर के कमेंट्स ऐसे ना आएँ,
تو آپ ایسا انٹروڈکشن بنائیں، آپ 12 پیجز کا انٹروڈکشن بنائیں، 10 پیجز کا انٹروڈکشن بتائیں، لیکن وہ بالکل ریلیونٹ ہو، وہ کلیئر کانسیپٹ دے رہا ہو، وہ کلیئر امپیکٹ دے رہا ہو ریویور کو. کیونکہ بہت سارے ریویورس بزی ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم انٹروڈکشن پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے تھیسس ہے کیسی. اور اگر آپ نے انٹروڈکشن بہت اچھا لکھا ہے، بہت اٹریکٹیو لکھا ہے اور اپنی فائنڈنگس کو کلیئرلی بتایا ہے، تو اس ریویور کو بھی پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا اور اس کو ریمارکس اچھے دینے میں بھی مزہ آئے گا. تو آپ نے ایسا نہ ہو کہ آپ نے انٹروڈکشن بالکل کلیئر نہیں دیا ہو اور آپ کے اندر فائنڈنگس بہت اچھی ہوں، بہت اچھا آپ کا کام ہو، آپ کی نوول انوینشنز ہو، بہت نیا کام ہو، نیشنلی نیا ہو، انٹرنیشنلی نیا ہو، لیکن آپ نے انٹروڈکشن میں کچھ گڑبڑ کر دی ہے اور بہت اچھا انٹروڈکشن نہیں بنایا ہے، اس کے اوپر ریویو آف لٹریچر کے ساتھ اس کو مکس کر دیا ہے. تو اگر آپ نے یہ غلطی کر دی ہے تو آپ ان سٹیپس کو فالو کیجئے، اس ویڈیو کو دیکھیے جس میں آپ کو کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ کیا کیا سٹیپس فالو کر کے ایک اچھی تھیسس کو، ایک اچھے انٹروڈکشن کو بنایا جا سکتا ہے، تاکہ آپ ریویور سے ایک اچھے کمنٹس لے سکیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہیلپ آؤٹ کرے اپنا انٹروڈکشن بنانے کے لیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ریویو آف لٹریچر کا بتاؤں گی. پھر میں اگین کہوں گی کہ اپنے انٹروڈکشن کو ریویو آف لٹریچر کے ساتھ مرج نہیں کیجیے. دونوں چیپٹر سپریٹ ہیں، ان کو سپریٹ رہنے دیجیے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل. اللہ حافظ.